तो हेलो मेरे यार, द क्रिम्सन हार्ट वंडर की इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो वांग था वह एक हॉल में पहुंचा हुआ था। और वह इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वह वहां पर मेरियट लिस्ट को देखते हुए उससे कहता है कि मेरियट लिस्ट मेरे लिए एक अच्छी सी स्वॉर्ड दिखाओ। और हम देखते हैं वह जो लिस्ट होती है वह उसके लिए एक स्वॉर्ड को अपीयर करती है और दिखाते हुए बोल रही होती है, यस वांग एम्पायर के एक मास्टर रिफाइनर के द्वारा रिफाइन किया हुआ स्वॉर्ड है, जो कि इसका मेटल स्टील का है। और यह एक काफ़ी अच्छी और मजबूत स्वॉर्ड है जो कि आपको इसके अंदर अपनी कीवाई को भी डालकर इजाज़त देती है इस्तेमाल करने के लिए। यह सुनकर वांग अपने मन में कह रहा होता है, क्या एक दाव टेक्निक को आप उपयोग कर सकते हैं इस स्वॉर्ड के साथ मिक्स करके अपनी कीवाई के साथ। यह तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसकी जो कीमत है वह 300 पॉइंट्स है। यह बहुत ज़्यादा ही है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बंदे को जो कि बहुत ही अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए वांग के पास आते हुए कहता है, हेलो न्यू जूनियर ब्रदर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और वह कहता है कि मैं दाव एकेडमी के 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम चांग है। हम देखते हैं यह सुनकर वांग काफ़ी हैरान होता है, डर चुका होता है उसके अचानक इस तरीके से आने की वजह से। वांग उससे कह रहा होता है, माफ़ करें, मेरा नाम जियांग वांग है और मैं अभी अभी यहाँ पर इनर कोर्टयार्ड में एंट्री लिया हूँ। यह सुनकर ये बताता है चांग कि हाँ मुझे खेद है इस तरह से अचानक आने के लिए जूनियर ब्रदर, माफ़ कर देना। तो वांग कहता है, नहीं नहीं इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पर चांग कह रहा होता है, यह भाग्य है कि हम एक दूसरे से मिले हैं, ना जाने हम फिर अगली बार कब मिलेंगे। तो ठीक है, मैंने तुम्हें देख लिया कि तो मैं अब यहाँ से चलता हूँ। यह सुनकर वांग अपने मन में कहता है, हाँ जरूर अगली बार हम मिलेंगे। और वांग उस बंदे के नाम को सुनने के बाद अपने मन में कह रहा होता है कि यह चांग है जो कि एक वांग फैमिली के सदस्य के रूप में बिलोंग करता है और इसके मेपलवुड सिटी में 3 प्रमुख फैमिलियों में से एक है। यह दाऊ मेरियट रैंकिंग लिस्ट में 7वें स्थान पर है, जो कि हमारे ब्रदर ली उससे भी कहीं ऊपर है, उस जंगली वाले बंदे से। तभी हम देखते हैं बंदा यहाँ दौड़ते हुए आते हुए कह रहा होता है कि थर्ड ब्रदर थर्ड ब्रदर। और उसके हाथ में एक लेटर होता है, वह कह रहा होता है, ये देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट और इमरजेंसी लेटर आया है तुम्हारे लिए। फिर वांग उस लेटर को फाड़ता है, पढ़ रहा होता है, जिसमें लिखा होता है कि यांग वांग, तुम्हारी लाइफ दाओ एकेडमी में कैसी चल रही है? मैं उम्मीद करती हूँ कि वह काफ़ी अच्छी हो रही है और मैं इस समय एक इंपॉर्टेंट काम में फंसी हुई हूँ, जिसकी वजह से मुझे या तुम्हें सौंपना पड़ रहा है। कई महीनों तक मैं उसी काम में उलझी रहूंगी। और हमारा जो फैमिली का, हमारे जो पिताजी का हर्बल मेडिसिन वाला परिवार है, जहाँ पर हमारी दुकान है, वह ठीक ही ठाक चल रही है और हमारे परिवार की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन शक्ति के साथ परेशानियाँ भी हमारी ओर आकर्षित हो रही हैं। इसलिए मैं कई सारे कामों में फंसी हुई हूँ और मुझे डर है कि मैं काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी होते जा रही हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी सिस्टर को तुम्हारे पास भेज रही हूँ ताकि तुम कुछ समय के लिए एना का अच्छी तरीके से ध्यान रख सको, तुम्हारी आंटी। और हम देखते हैं इस लेटर को पढ़ने के बाद वांग काफ़ी हैरान होता है और वह सामने की ओर देखता है जहाँ पर एक बच्ची खड़ी होती है, जहाँ वांग ने एक बार बताया था ना इसकी भी एक सिस्टर, स्टेप सिस्टर। तो हम देखते हैं वह कर रही होती है ब्रदर। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग गार्डन में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर रुचेन कर रहा होता है, लिटिल सिस्टर तुम बहुत ही क्यूट हो। और बिग ब्रदर कह रहा होता है कि थर्ड ब्रदर, अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो बेझिझक मुझसे कर सकते हैं। वांग कहता है कि एना, क्या तुम कुछ समय के लिए अपने भाई के साथ रहना चाहोगी ना? हम देखते हैं सुनकर जो एना होती है वह कह रही होती है, भाई क्या मम्मी मुझे पसंद नहीं करती है? क्योंकि भाई इसकी जो मदर है वांग की, तो स्टेप मदर है, उसके बाप ने 2 शादियाँ की थी और अब उसका बाप मर चुका है, तो इसकी माँ ने कहीं और शादी करके अपनी फैमिली बसा ली है। हम देखते हैं इसकी ऐसी बातों को सुनकर वांग कह रहा होता है, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो अपनी मदर के बारे में? वह बस कुछ कामों में फंसी हुई है और काफ़ी दिक्कत में है, इसलिए तब तक के लिए तुम्हें अपने भाई के साथ रहना है। और फिर वह इशारा करते हुए कह रहा होता है अपने दोस्तों, भाई तुम लोग भी तो कुछ मदद करो बच्ची को संभालने में। हम देखते हैं सुनकर वो भी कहते हैं, अच्छा ठीक है हम समझ गए। और हम देखते हैं जो यहाँ ब्रदर डू होता है वह एना को ऊपर उठा लेता है हवा में और सभी लोग उसके साथ खेलने लगते हैं और कहने लगते हैं, जहाँ पर बिग ब्रदर लिंक करा होता है कि चलो सबको एना को मेपल वुड सिटी को दिखाते हैं, उसकी शेयर कराते हैं। वांग कह रहा था, हाँ ये सही है, मेपलवुड सिटी की बाजार की ओर चले। रुचेन कह रहा था, चलो तो आज हम लोग वहाँ पर काफ़ी कुछ खरीदारी करेंगे, सारी खर्चा मेरी ओर से। और हम देखते हैं डू कह रहा होता, ठीक है तो एना को सवारी मैं दिलवाऊंगा। और हम देखते हैं इस तरह करते हुए ये लोग बाजार में पहुंच जाते हैं, काफ़ी सारी मिठाइयाँ खरीदते हैं और जहाँ पर सारा पेमेंट रुचेन कर रहा होता है। और ये लोग यहाँ पर कुछ डॉग्स के साथ भी खेलते हैं, फिर कुछ पतंगी बनाकर, मतलब अजीब अजीब चीज़ें बनाकर उड़ा रहे होते हैं। फिर एक चिड़िया को उड़ाते हैं, हम देखते हैं शाम हो चुकी होती है जहाँ चिड़िया गिरती है। तो उसके बाद फिर वांग वहाँ पर उस चिड़िया को उठाने के लिए जाता है, तो वांग कर रहा होता है, ठीक है यह सब कुछ अब हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। तो एना कहती है, नहीं ब्रदर ज़रूरत नहीं है, मैं अब घर जाना चाहती हूँ। हम देखते हैं सुनकर वांग कहता है कि क्या एना, क्या तुम्हें अपने ब्रदर के साथ मज़ा नहीं आ रहा है? आज काफ़ी बड़ा दिन था, हम लोगों ने काफ़ी मस्ती की है, क्या तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहती हो? तो एना कह रही होती, नहीं एना ऐसा नहीं कहना चाहती है। और हम देखते हुए रोने लगती है और उसके इस तरह की सुस्की भरी आवाज़ों को सुनकर ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और ब्रदर डू देखते हुए कहते हैं, आखिर क्या हुआ, क्या दिक्कत है, क्या कुछ चीज़ें हैं जो तुम लोग हमसे छिपा रहे हो? हम देखते हैं यहाँ पर एना जो होती है वो फूट फूट कर रोने लगती है, कहती है मुझे मम्मी की याद आ रही है, मुझे मम्मी के पास जाना है, मम्मी के पास जाना है, एना को मम्मी के पास जाना है। और उसको इस तरीके से होते हुए देख यहाँ पर वांग भी काफ़ी निराश हो चुका होता है। और फिर वह कहता है निराश होते हुए कि नो आंटी जो सॉन्ग है वह बहुत जल्द ही आ जाएंगी एना तुम्हें लेने के लिए, तब तक के लिए तुम्हें अपने ब्रदर के पास रहना होगा ताकि मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन कर सकूं। हम देखते हैं ना रो रही होती है उसके गले लगकर। उसके बाद इसी तरह थोड़ी देर माहौल होता है, थोड़ी देर में शांत हो जाती है वो भी। और यहाँ पर जो ब्रदर लिंग होता है वो भी एना को आकर पकड़ कर रहा होता है, तुम्हारे साथ तुम्हारा ब्रदर लिंग भी है ना तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए, तो चिंता क्यों करती हो? हम देखते हैं यहाँ पर इनकी इन सिचुएशनों को देखकर ब्रदर डू जो होता है वो अपनी आंखों को आंसू पोंछते हुए रोते हुए कहने लगता है कि ऐसी सिचुएशन को देखकर मुझे यहाँ पर अपने मरे हुए पिता की याद आ रही है और अपने ब्रदर की। सचमुच में ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मजबूर कर देती हैं। और हम देखते हैं ये लोग यहाँ पर गले लगकर सभी लोग यहाँ पर एना को शांत करने की
कोशिश कर रहे होते हैं कि हाँ मैं भी गले लगना चाहता हूँ। और जो ऐना होती है वहाँ पर कर रही हूँ और फिर वो जोर से चिल्लाते हैं, उन लोगों को धकेलते हुए कहते हैं मुझसे दूर हटो, तुम लोग बहुत ज़्यादा भीड़ कर दिए हो। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये सिचुएशन सुनकर वही लोग खामोश हो जाते हैं। वांग कह रहा होता है कि भविष्य में मुझे तो यहाँ पर डाउ एकेडमी में रहना है, लेकिन तब तक के लिए जब तक ऐना रहती है तब तक मुझे कहीं बाहर कमरा लेकर फिलहाल रहना होगा। और मेरी वर्तमान स्थिति जो है थोड़ी पैसों में कमजोर पड़ी है, क्योंकि मेरी स्वॉर्ड टूट चुकी है, मुझे नई स्वॉर्ड भी लेनी है। ये सुनकर हम देखते हैं यहाँ पर लिंक आता है कि तुम्हारे बड़े भाई है ना, तुम्हारे लिए एक अच्छी तलवार का इस्तेमाल करने के लिए खोज देंगे। तो यहाँ पर ब्रदर डू करा होता है मेरे पास कुछ पीने के पैसे होंगे, मैं तुम्हें दे दूंगा जिससे तुम स्वॉर्ड खरीद पाओ। तो हम देखते हैं यहाँ पर रुचेन कराता है अरे यार तुम लोग यहाँ पर कमाल करते हो, यहाँ पर स्टील के तलवार से अच्छी तलवार क्या होगी, वो मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पे दे दूंगा थर्ड ब्रदर। और जहाँ तक बात रही तुम्हारे रहने का, तो मैं उसकी भी व्यवस्था करवा दूंगा। हम देखते हैं ये बात सुनकर वे लोग वहाँ से कहते हुए जाने लगते हैं। यहाँ पर जो ब्रदर डू होता है उसे पीटते हुए कहा होता है कि हाँ कमीने तेरे पास तो पैसे पड़े हुए हैं, इसलिए तेरी बातें इस तरह से निकल रही हैं। तो हम देखते हैं रुचेन करा होता है सही बात तो मैं कह रहा हूँ, पैसा ही सब कुछ होता है, चाहे जो कुछ भी हो, आखिरकार सारी समस्या उसी से तो सॉल्व होती है। लिंक भी जाते हुए कहा होता है आप लोगों को थोड़ा ध्यान से रहना चाहिए और भविष्य में अच्छी बातें और अच्छी काम करने चाहिए, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर ऐना के ब्रदर्स बनने वाले हो, तो इसलिए यहाँ पर नाम बदनाम मत करना। उसके बाद फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक मैप को दिखाया जा रहा होता है और उसमें कुछ जगहों को डिनोट करके बताया जा रहा होता है, जहाँ पर कोई बोल रहा होता है जो लोग अंतकाल की योजना नहीं बना पाते हैं वे वर्तमान के लिए योजना बनाने के योग्य नहीं होते हैं। साधना एक ऐसा पाथ है कल्टीवेशन का जिसमें समुद्र को तुम यहाँ पर पीना चाहो तो वो भी कम लगेगी। यदि किसी की दृष्टि में देखा जाए तो एक बाल्टी में ही उसकी कल्टीवेशन समाप्त हो जाती है और किसी को समुद्र जितनी कल्टीवेशन करने के बावजूद भी वह कम ही लगती है। और हम देखते हैं सारी ज्ञान यहाँ पर यह दादी टीचर बद दे रही होती है और कर रही होती है। इसीलिए कल्टीवेटर को इस दुनिया में कई मुकामों को हासिल करने के लिए हमेशा एक बड़े पाथ को चूज करना चाहिए। आपको अवश्य जानना चाहिए कि आज की जो दुनिया है वह 6 प्रमुख नेशनों में बंट चुकी है। जहाँ तक इन 6 नेशनों का नाम है उनमें है जिंग नेशन, क्यू नेशन, चू नेशन, किन नेशन, मा एंड जिंग नेशन। और मैं बता दूं कि जो जिंग नेशन है वह क्षेत्र की एक प्रमुख सीमा है जो केवल सेंटर में मौजूद 10,000 डीमनों की देखरेख करता है। दूसरा जो कि क्यू नेशन है वह यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र की शक्ति को दर्शाता है, क्योंकि इसका कर्तव्य है कि सी सागर में मौजूद कबीले जो मौजूद हैं जहाँ पर वे डीमंस हैं उनसे प्रोटेक्शन करने की। और तीसरी जो कि चू नेशन है वह एक ऐसे क्षेत्र में मौजूद है जहाँ पर कई सारे शक्तिशाली डीमन रहते हैं दक्षिण की ओर और वे हमेशा उनको पतन करने के काम आते हैं, उन्हें हमेशा मारते रहते हैं। और चौथा किन नेशन जो कि पश्चिम की ओर मौजूद है और यह प्रमुख शक्तियों में से एक है जिसकी ताकत काफ़ी ज़्यादा है और यह दक्षिण पश्चिम दोनों भागों को स्ट्रॉन्ग तरीके से कब्जा कर जमाए हुए है और यह युयान के निचले हिस्से में मौजूद है जो कि हमेशा असुरा क्लैन के लोगों को मारने का काम करते हैं। और जहाँ तक बात रही मो और जिंग नेशन की, ये दोनों शक्तियाँ उत्तरी क्षेत्र में अपने आप को डोमिनेट करती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं और उनकी सहयोग की वजह से ही हर क्षेत्र में मौजूद डीवन क्लैन के जितने लोग हैं उन्हें आक्रामक तौर से मारने के काम करती है और वे हमेशा प्रोटेक्शन के फर्स्ट स्टेज पर खड़े रहते हैं खुद के तलवारों को लेकर। और ये सभी बच्चे क्लास में ये सारी चीज़ें ध्यान से सुन रही होती है और बुढ़िया मकारी होती है। जहाँ तक झुआंग नेशन का प्रश्न है, यह एक छोटा सा नेशन है, या चेंग और मो और योंग नामक 3 प्रमुख नेशनों की सीमा से लगता है, इन तीनों के सामने सटे हुए हैं। ये छोटे नेशन बस शांतिपूर्ण तरीके से बड़े नेशनों के सहयोगी के तौर पर ही कार्य करते हैं जब तक आपके नेशन में कोई एक बहुत ही बड़ा एक्सपर्ट्स पैदा ना ले। संतुलन की हर एक निपुणता कोशिश की जाती है हर एक नेशन के द्वारा, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन पावर्स के आगे सभी झुकते हैं। एक बड़ी भेड़ की झुंड भी एक सिर्फ टाइगर के सामने झुकी हुई रहती है और भागती रहती है। और इन्हीं की तरह यहाँ पर आपकी नेशन की पावर्स भी चलती हैं, चाहे कितने भी कल्टीवेटर्स और नॉर्मल स्टेज के भरे पड़े हों, लेकिन भाई जब तक कोई पावरफुल बंदा नहीं आता है तब तक तुम्हारा नेशन कभी आगे नहीं आ सकता है, तुम्हारा देश। और फिर ब्रदर लिंक करा होता है थर्ड ब्रदर कि आपको अकेले रहने में कोई दिक्कत आ रही है क्या, ऐना ठीक से रह रही है ना, उसकी देखभाल में कोई ज़रूरत है तो मुझे बुला लेना। डू भी करा होता है हाँ बिल्कुल सही करा, एकेडमी के जो चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को भूलकर बस तुम्हें अभी ऐना का ध्यान रखना चाहिए। वह घर में अकेली रहती है ना, और तुम्हारी इंतजार करती रहती होगी। हम देखते हैं इन दोनों को ऐसे चिंता करते हुए देखें। हाँ तुआंग कहता है कि बिग ब्रदर एंड सेकंड ब्रदर तुम्हारी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन रुचेंग ने अंकल डेंग से कहकर ऐना के लिए काफ़ी अच्छी जगह पर घर दिखवा दिया है और उसके सामने उसका स्कूल भी मौजूद है, जिसकी वजह से वह काफ़ी खुश है और अच्छे तरीके से रह रही है। मैं स्कूल के बाद अभी ऐना को लेने के लिए वहाँ पर ही जाऊँगा। हम देखते हैं पर रुचेंग भी हंसते हुए थम्स अप दिखाते हुए उन लोगों को कराता है। ये हुई ना बात, जहाँ पर पैसा होता है वहाँ समस्या नहीं होता है, देख लिया ना, मैंने सारी चीज़ें सुलझा ली अकेले। फिर हमें दिखाया जाता है कि ड्रम को बजते हुए जिसके साउंड को सुनने के साथ ये सभी लोग हैरान होते हैं, उस ओर पलट कर देखते हैं जहाँ ब्रदर डू बोलता है कि आखिरकार क्या हुआ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक जोरदार आवाज़ के साथ कोई कह रहा होता है अनाउंसमेंट करते हुए कि यह एक इमरजेंसी सिचुएशन है, इसलिए सभी को इमीडिएटली यहाँ पर इनर कोर्टयार्ड के जितने स्टूडेंट्स हैं तुरंत से तुरंत एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं। और फिर हम देखते हैं एक बंदे को जो कि यहाँ पर कुछ कमांडर जैसे कपड़े पहने हुए होते हैं, आगे बढ़ा होता है, कहता है कि डीन कृपया करके मुझे माफ़ कर दें आपकी क्लास को थोड़ा सा भंग करने के लिए, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं वहाँ से वो बुढ़िया डीन उठते हुए कर रही होती है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जनरल। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर वो बंदा बैठ जाता है, उसे बैठते हुए देख बातें करने लगते हैं। ये क्या
क्या यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल को अपनी सीट से उठाना सही था? दूसरा कोई कह रहा था अरे यार धीरे बोलो, क्या तुम नहीं पहचानते वह व्यक्ति कौन है? वह वही यान है जो कि यहाँ पर सेकेंड रैंकिंग लिस्ट में मौजूद है, टॉप पर, और सिटी के जनरल गार्ड के तौर पर काम करते हैं। तीसरा कोई कह रहा था उनकी उम्र में तुलना की जाए तो उनकी कल्टीवेशन काफ़ी भयानक है उनकी एज को देखते हुए। जहाँ तक डीन की बात की जाए वह अभी इतनी बूढ़ी हो चुकी है, फिर भी वह 7 टियर पर फंसी हुई है, लेकिन उनकी जगह पर अगर यहाँ पर हमारे हेडमास्टर होते तो स्थिति शायद कुछ और होती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो ये बंदा होता है वह कह रहा होता है कि झाओ लेंग यहाँ पर अनाउंसमेंट को स्टार्ट करो। हम देखते हैं सुनकर उसके पीछे खड़ा एक जो बंदा होता है वह कह रहा होता है कि पिछले सप्ताह जो जियाओ ओली सिटी है उसके 5 दिनों से हमारी कनेक्शन टूट चुकी है और वहाँ की स्थिति बहुत ही ख़राब लग रही है। वहाँ हज़ारों की आबादी में मौजूद लोग अचानक से हमारे कनेक्शन से कट चुके हैं। वहाँ की कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है और हमने जो सेना भेजी थी वह भी वहाँ से वापस नहीं आई है। इसलिए हमारे सिटी के यहाँ पर मौजूद एक डिग्री को जारी किया गया है कि हम यहाँ पर अपनी एक टीम बनाएं और उसकी जाँच के लिए जाएँ और जियाओलिन सिटी की रक्षा करें और उसके लिए तुरंत रवाना हो जाए। हम देखते हैं सुनकर वे सभी बंदे कहने लगते हैं क्या यह एक आधिकारिक विभाग का काम है ना, उनको ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए थी, इसमें हम क्या करें, हमारे एकेडमी वाले लोगों का क्या मामला है? दूसरा कह रहा होता है बिल्कुल, इसके अलावा क्या यहाँ पर यह सिटी के प्रोटेक्ट कर रहे गार्डों का काम नहीं है? हम देखते हैं यहाँ पर यह बंदा लेंग कहता है कि यहाँ पर हार्ट ईटर एक भालू डीमन जो है वह अपीयर हुआ है सिटी में, जिसकी वजह से हमारे सिटी लॉर्ड और कई सारे कर्मचारी उन चीज़ों में फंसे हुए हैं और इसके अलावा और भी काम है जिन्हें वे सुलझा रहे हैं, इसलिए हमें आपकी आवश्यकता है। हम देखते हैं यहाँ पर कमांडर वेईयान कहता है कि सिटी के जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको संभालने के लिए पहले से ही लोगों की कमी है, इसलिए हमें यहाँ पर दाओ एकेडमी के पुरुषार्थ की आवश्यकता है, तुम लोगों की शक्तियों को। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे रिवॉर्ड को 30% बढ़ाकर तुम्हें दिया जाएगा। यह सुनकर वे सभी बंदे सोचने लगते हैं, कहने लगते हैं क्या यह तो जबरन भर्ती है यार सिटी लॉर्ड के द्वारा, वे लोग हमें यहाँ पर मिशन पर लेकर जाना चाहते हैं, सिर्फ इससे अपना फायदा उठाएंगे। कोई कहता है हालांकि 30% अधिक रिवॉर्ड मिल रहा है, यह काफ़ी अच्छा मौका है। कोई कह रहा होता है लेकिन यहाँ पर हमारे हेडमास्टर मौजूद नहीं है, इसलिए वह इस तरीके से यहाँ पर व्यवहार कर रहा है। हम देखते हैं यहाँ पर वेईयान कहता है कि तुम लोग यहाँ पर किस लिए चिंतित हो रहे हो, इस सारे मिशन को मैं ही लीड करूंगा और यहाँ पर मुझे 30 लोगों का नाम चाहिए। अगर यहाँ पर 30 लोगों का नाम सुरक्षित तौर पर मिल जाता है तो मैं यहाँ पर कोई जबरन भर्ती नहीं करने वाला हूँ, और नहीं तो मैं यहाँ पर सिटी लॉर्ड के आदेश का पालन करूंगा, जबरन तुम लोगों को भर्ती कराऊंगा। फिर हम देखते हैं सारे सिचुएशनों को सुनकर यहाँ पर रुचेंग जो होता है निराश होते हुए कहता है कि मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता यार, मैं तो वापस जाकर सोना चाहता हूँ। वांग कह रहा होता है कि बिग ब्रदर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो लिंग कह रहा होता है कि यहाँ पर यह सब कुछ एक अच्छा मौका है, वैसे भी मैं पुण्य कमाना चाहता था तो चलो एक सिटी की मदद ही की जाए। ब्रदर डू कह रहा होता है मुझे भी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स कमाने हैं ताकि मैं मेरिडियंस को ओपन करने वाले पील को ले सकूं। और हम देखते हैं यहाँ पर जो ब्रदर डू होता है वह चिल्लाते हुए कहता है यहाँ पर 4 नामों को लिख लो, हम 4 यहाँ पर तैयार हैं। तो यहाँ पर रुचेंग कराता है अबे ओए मोटे, मैंने तुझको कब बोला, मैंने कभी इजाजत दिया मेरा नाम लेने को, अपनी मर्जी से हमारा नाम डाल रहा है। तो हम देखते हैं इन बातों को सुनकर जो वेईयान होता है वह कहता है सिर्फ 4 लड़के, वो भी काफ़ी कमज़ोर हैं। फिर हम देखते हुए कहता है ठीक है इन चारों का नाम को लिख दो और बाकी सब और बोलना स्टार्ट करो, यहाँ 26 सीट्स और भी खाली हैं। तभी हम देखते हैं जो ब्रदर ली होता है वह भी आते हुए कहता है कि एकेडमी की यहाँ पर शक्ति की आवश्यकता है, इसलिए मैं दाओ एकेडमी के 3rd ईयर का स्टूडेंट ली अपना नाम देता हूँ। हम देखते हैं उसे नाम देते हुए देख एक और बंदा आते हुए कहता है कि यह बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैं भी इसमें शामिल हो रहा हूँ। दाओ एकेडमी के 3rd ईयर का स्टूडेंट, मेरा नाम चांग है, मैं भी इसमें अपना नाम देता हूँ। हम देखते हैं इन दोनों को देखकर जो वेईयान होता है वो खुश होते हुए कहता है कि हाँ ये काफ़ी अच्छे बंदे हैं, इनके साथ हमारा मिशन काफ़ी अच्छी तरीके से जा सकता है, ये काफ़ी टैलेंटेड और पावरफुल भी हैं। तो वह कहता है कि और भी 24 सीट्स खाली पड़ी हुई हैं। तब यहाँ पर एक एक करके सभी बंदे नाम देने लगते हैं कि अगर ब्रदर ली और ब्रदर चांग यहाँ पर अपना नाम दे रहे हैं तो मैं भी यहाँ पर साइन अप करना चाहूँगा, तो यह एक अच्छा मौका है, चलो अपनी दोस्ती को बढ़ाते हैं, मैं भी। इस तरह करके सारे सीट्स फुल हो जाते हैं। तो यहाँ पर कमांडर आगे की ओर बढ़ते हुए कहता है कि ठीक है, तो रिफ्रेशमेंट तरीके से सभी को दाओ एकेडमी के जितने स्टूडेंट हैं उनमें अभी भी पुरानी आग बची हुई है, वे अपनी कल्टीवेशन के साथ साथ अपनी सिटी के पाथ पर भी चलना पसंद करते हैं। तो चलो सेक्ट को यहाँ पर बंद करो और मिशन पर निकलो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग जा रहे होते हैं, तभी अचानक किसी जगह पर ये जो कमांडर होता है वो रुकता है, कहता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। और वहाँ पर 2 गार्ड्स मौजूद होते हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी घबराए हुए लग रहे होते हैं और वे कह रहे होते हैं रिपोर्ट देते हुए कि जनरल वेई को हम अपना रिपोर्ट देते हैं, यहाँ पर घना कोहरा फैला हुआ है, पूरी तरह से जियाओ सिटी ढक चुकी है। अब वहाँ पर मेरे जितने ब्रदर्स हैं वो गए उस जगह की जाँच करने के लिए, लेकिन वे लौट कर नहीं आ पाए और वहाँ से बहुत ही भयानक आवाज़ें भी आ रही हैं, इसलिए हम यहाँ पर कॉन्स्टेबल्स उस ओर जाने की हिम्मत ना कर पाए, इसलिए हम वापस की ओर लौट गए। और हमें दिखाया जाता है दूर से उस सिटी का सीन जहाँ पूरा कोहरा छाया होता है, बादल कड़कड़ा रहा होता है और घनी और खतरनाक सीन बनी होती है। जिस सारी सिचुएशनों को देखकर यहाँ पर जो कमांडर होता है वह इनकी ओर देखता है घूर कर और फिर कहता है कि अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर इतनी हिम्मत कर पा रहे हो कि तुम उस सिटी के जो खजाने के तौर पर मौजूद वहाँ की मून फॉरेस्ट वुड है उसे तुम यहाँ पर काट कर ले जा रहे हो, वो किस लिए? हम देखते हैं सुनकर वो गार्ड घबरा जाता है, कहता है कि यह सिर्फ उन ब्रदर्स के लिए है जो कि यहाँ पर मारे गए हैं, हम तो सिर्फ उनकी ही लिए ये सारी चीज़ें लेकर जा रहे हैं। अगर आपको लगता है हमसे कोई गलती हुई तो इसके लिए हमें कृपया करके अपनी पनिशमेंट को सुनाएं।
हम देखते हैं यहाँ पर यह सुनकर जो जनरल होता है वो जाते हुए कहता है कि तो यहाँ पर जितने भी काटे हुए पेड़ हैं उन सभी को जब्त कर लिया जाए और इन सभी को अपने साथियों को छोड़कर इस तरीके से तस्करी करते हुए पकड़े जाने की वजह से 1 साल तक इनकी जितनी भी तनख्वाह है उन सभी को काट दिया जाए और ये लोग जिसके कमांड में रहते हैं उसे भी उसके कमांडिंग पोस्ट से हटा दिया जाए और बाकी सभी लोग मेरा पीछा करो और आगे बढ़ो। उसके बाद हम देखते हैं इसको इस तरीके से डिसीजन लेते हुए देख वांग कहता है यह काफ़ी कड़ा डिसीजन है, आखिरकार वह इस तरीके से इनकी लाइफ कैसे छीन सकता है, मतलब कि इस तरह का सिचुएशन में ऐसा इतना भी कड़ा सजा नहीं देना चाहिए। तो हम देखते हैं यह सुनकर जो लिंग होता है वह कहता है कि यह सेना की मामला है ना कि हमारी एकेडमी की, जो हम यहाँ पर आसानी से इसे जाने दे सकते हैं। यह उनका निर्णय लेने का स्थान है, हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। डू कह रहा होता है बिल्कुल उसने सही काम किया, अपने दोस्तों को छोड़कर भागना यह तो बहुत ही बुरी बात है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक वो लोग अपने रास्ते पर आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं उस सिटी की ओर और फिर हमें एक जोरदार बादल के साथ कड़कते के साथ उस सिटी का मेन गेट दिखाया जाता है जहाँ पर लिखा होता है कि जियाओ लिन टाउन और मतलब की सिटी। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर उसका घोड़ा जो होता है आगे बढ़ने से मना करने लगता है कमांडर का और वह हिनहिनाते हुए वहीं पर रुक जाता है। बाकी घोड़े भी वहीं पर घबरा कर रुक जाते हैं। ऐसे रुकते हुए देख वांग कहता है आखिरकार क्या हो गया, ये घोड़े आगे बढ़ने को तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो चांग होता है वह भी कहता है कि यह नेचुरल सी बात है, क्योंकि जब घोड़े किसी खतरा को महसूस करते हैं तो वह आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करते हैं। वे यहाँ पर किसी तरीके के सिचुएशन को देखकर भयभीत है। तभी हम देखते हैं कमांडर को जो अपने घोड़े के गर्दन को काट देता है अपने स्पेयर के साथ और वह यहाँ पर मुंह बनाते हुए करा होता है कावर्ड एनिमल, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ रहने के बावजूद भी यहाँ पर इस तरीके से कायरपूर्ण तरीके से एक्ट करने की। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर इस सिचुएशन को देखकर डू कहता है कि ये क्या, ओ माय गॉड, ये इसने क्या किया। और हम देखते हैं कि वो भी अपने घोड़े को पंच मारकर मारते हुए करा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डरने की मेरे रहते हुए, मेरा खून उबल रहा है उन कमीनों डीमनों को मारने के लिए, तुम यहाँ पीछे कैसे हट सकते हो। फिर हम देखते हैं सारे बंदे अपने घोड़े से उतरकर आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं और कमांडर कह रहा होता है कि सभी लोग यहाँ पर एरो पोजीशन को ले लो और उस फॉर्मेशन के साथ ही आगे बढ़ते चलो। और फिर हम देखते हैं वो लोग वहाँ पर करा होता है मुझे यहाँ पर उस फॉर्मेशन की नोक मारो, मतलब तीर की नोक, और इस तरीके से पीछे की ओर बनकर आगे की ओर बढ़ते चलो। और हम लोग देखते हैं ये लोग उस घोड़े के अंदर जाने लगते हैं। यहाँ कमांडर कुछ हाथों से सिंबल्स बनाते हुए करा होता है कि यहाँ पर ट्रिपल्ड डिस्पैच फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। और हम देखते हैं सारे बंदों जो सिंबल्स को देखने के साथ अपने पास से सारे स्वॉर्ड्स को निकाल लेते हैं। और यहाँ पर उस कमांडर का साथी हेल्पर लैंग होता है वह अपने हाथों से किसी तरीके के ऐसे इशारे को कर रहा होता है और वह कहता है यह 3rd रैंक की स्किल है। और हम देखते हैं उस स्किल को यूज करते हुए देख वांग कहता है ये क्या, यहाँ पर यह हथियारों पर किसी तरीके के फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहा है, क्योंकि उनके जो हथियार होते हैं उनमें एनर्जी आ रही होती है और वे चमक रहे होते हैं। लैंग कह रहा होता है कि 3rd टियर की सिग्नल 8 है, इसलिए इस फ्लेम को एक्टिवेट करने के साथ तुम लोग अपने फॉर्मेशन में उसी तरीके से बढ़ते रहना। और हम देखते हैं सभी के जितने भी स्वॉर्ड होते हैं उन सभी में आग लग जाती है, एनर्जी निकल रही होती है। यह देखकर हम देखते हैं डू को जैसे जोश चकचका होता है, वह कहता है ये हुई ना बात, मेरे अंदर आग दौड़ रही उन डिमनों को मारने के लिए, वे कमीने बिल्कुल भी नहीं बचेंगे, मैं यहाँ पर उन बुरी आत्माओं को बुलाते हैं, अगर हिम्मत है तो आओ मुझसे लड़ो। उसे इस तरीके से करते हुए देख बिग ब्रदर कहता है कि सेकंड ब्रदर थोड़ा खुद को कंट्रोल करो यार। और हम देखते हुए लोग कोहरे के अंदर सीधे उस सिटी के अंदर जाते जा रहे होते हैं और कमांडर कर रहा होता है सभी लोग अपनी टीम के करीब रहोगे और कुछ भी अजीब सेंस करने के साथ एक दूसरे को बताओगे। और हम देखते हैं पर एक बंदा कर रहा होता है अरे यार ये कोहरा तो कितना घना है, यहाँ तो 3 कदम के आगे कुछ भी देखना मुश्किल है। और हमें दिखाया जाता है उस कोहरे के बीच में एक अजीब तरीके के लोगों को जिसे देखकर कर होते हैं यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, वहाँ पर कुछ अजीब आकृतियाँ दिख रही हैं। और कोई कहता है हाँ मुझे भी यहाँ पर वे लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन भी काफ़ी सारे बड़ी मात्रा में काफ़ी सारे हैं। तो यहाँ पर ब्रदर डू करा होता है कि क्या वे लोग यहाँ इतने जल्दी आसानी से मिल भी गए क्या सिटी के लोग। तभी हम देखते हैं कमांडर कहता है सभी लोग केयरफुल रहो और अपनी जगह पर रुक जाओ, मेरे बिना इजाजत के कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा, कोई एक्ट नहीं करेगा। और हम देखते हैं कमांडर अपने स्लेस अटैक को चलाते हुए उस कोहरा की ओर भेजता है, जिसकी वजह से वहाँ से जो कोहरा होती है वो हटने लगती है। और हमें दिखाया जाता है सिटी के लोगों की भीड़ को जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से होते हैं सिचुएशनों में खड़े और उनके अंदर से बहुत ही ज़्यादा डार्क कोहरा निकल रहा होता है, मान जैसे वे जल चुके हैं, भाप बन चुके हैं, उनकी बहुत ही अजीब दुर्दशा हुई होती है। जिसे देखकर यहाँ पर सेकंड कमांडर उसका हेल्पर लैंग कहता है कि जनरल आखिरकार ये सब कुछ किया है। और यहाँ पर जनरल कहता है कि वे कमीने डीमन चांग करा होता है कि सचमुच में यह बहुत बड़ी समस्या है। रुचेंग कहते हैं बिल्कुल नहीं, वांग कहता है कि ये तो भूत है यार। और हम देखते हैं यहाँ पर उन सभी बंदों को जो कि सिटी के होते हैं उनकी बॉडी से पूरी तरह से खून चूस लिया गया होता है और ये लोग ज़ॉम्बी में बदल चुके होते हैं। सभी लोग चिल्लाकर कहते हैं कि यह क्या, पूरा का पूरा जियाओ लिन सिटी मर चुका है, यहाँ पर तो कोई जीवित व्यक्ति बचा ही नहीं है, यहाँ केवल मरे हुए लोगों का डेरा डाला हुआ है और कुछ नहीं। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।